इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? आपके ऑप्शन है शांति, संगीत और नाटक, विज्ञान और तकनीकी, ललित कला। मतलब कि जो भटनागर पुरस्कार दिया जाता है यह किस क्षेत्र में लोगों को दिया जाता है। आपको अपना उत्तर बताने के लिए 2 सेकंड मिलेगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो का पीडीएफ नहीं डाउनलोड किया है तो आप उस ऐप को डाउनलोड करिए जिसका लिंक हमने दिया है, वहां जाकर आप इसका पीडीएफ पा सकते हैं। पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको स्पेशल पीडीएफ में आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, ऑलरेडी अपलोड है, तो पहले आप उसे जरूर डाउनलोड कर लें। तो देखिए, भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में। जो लोग विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं उनको भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल की खोज किसने की? आपका ऑप्शन है कार्पनिकस, केपलर, आर्यभट्ट या फिर न्यूटन। हम आपके उत्तर बताने के लिए 2 सेकंड रुक रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करें। सौर मंडल की खोज की थी कार्पनिकस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि लोटस नाम दिया गया है। मतलब कि अगर हम लोटस नाम की बात करें तो इनमें से क्या है जिसका नाम लोटस है? जैसे किसी फूल माली का, किसी रिएक्टर का, या फिर किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोटस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका नाम लोटस रखा गया है। आगे बढ़े। चौथा क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी? 2 से 3 सेकेंड। अगर आप इस वीडियो को 20 मिनट अपना समय निकाल करके पूरा देख लेते हैं तो आपको वीडियो खत्म होते होते ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। यहाँ पे आपको एक टेस्ट की तरह करंट अफेयर मिल रहा है, इसीलिए अगर आप इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं या फिर ऑनलाइन देख रहे हैं, जहां पर भी देख रहे हैं, अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताया करें। तो देखिए, भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर देवरिया में, और इन्होंने पहला प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। इन्होंने सबसे ज्यादा प्रवचन कहाँ दिया था? तो श्रीवस्ती में। अगला है कि लोकसभा में कोरम पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत पड़ती है? जैसे कि होता क्या है कि आप लोकसभा में देखेंगे तो लोकसभा में मैक्सिमम 552 लोग हो सकते हैं। हालांकि इस पे से 543 लोगों का ही इस समय वोटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे एक लोकसभा का स्पीकर होता है। जैसे कि अगर हम 2019 से लेके इस समय 2020 की बात करें तो इस समय जो हमारे स्पीकर है उनका नाम है ओम बिरला। ठीक, तो ये जो स्पीकर होता है ये पहले आके अपने चेयर पे नहीं बैठते हैं। जब कुछ सदस्य लोकसभा में आकर के बैठ जाते हैं तभी स्पीकर अपने चेयर पे आते हैं। तो यहाँ पे ये होता है लगभग 1/10, यानी कि 1/10 संख्या हो जाने के बाद ही लोकसभा की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर 1/10 से कम लोग हैं, यानी कि अगर आप 550 मान के चलें तो इसका 1/10 हो जाएगा 55, यानी कि अगर 55 से कम लोग प्रेजेंट हैं किसी दिन तो उस दिन लोकसभा की कार्रवाई नहीं हो सकती। अगला है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को कम से कम कितनी आयु का होना चाहिए? देखिए, अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे प्रधानमंत्री होने के लिए या तो आपको लोकसभा का या फिर राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। तो यहाँ पूछा गया है कि कम से कम बताइए। तो आप लोकसभा का अगर आपको पता हो, राज्यसभा का पता हो, और दोनों में जो कम हो वही आपका उत्तर होगा। देखिए, ये होता है 30 साल और ये होता है 25 साल, यानी कि दोनों में कम है 25 साल। आपका उत्तर होगा 25 साल। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र सीमा होनी जरूरी है। चलिए, आप कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति के लिए कितनी उम्र सीमा जरूरी है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल, इन तीनों के लिए एक ही उम्र सीमा होती है। कमेंट करके बताइए आप लोग कि इनके लिए कम से कम उम्र सीमा क्या होगी। अगला है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, नियुक्ति की बात की गई है। नियुक्ति हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अगर ये पूछे कि मतलब इनको शपथ कौन दिलाएगा तो इनको राज्य के गवर्नर शपथ दिला सकते हैं। ये हाई कोर्ट की बात की गई है। अगला है कि गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 में किसके विरोध पे किया? जैसे गांधी जी कई बार कई विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन हर विरोध प्रदर्शन का एक कारण था। तो यहाँ पे जो दांडी मार्च किया गया 1930 में, यह किस चीज का विरोध था?
तो ये था नमक पर जो टैक्स लगाया गया था। अंग्रेजों ने यहाँ से पैसा वसूल करने के लिए नमक जैसे वस्तु पर भी टैक्स लगा दिया था और गांधी जी ने उसी का विरोध किया और उन्होंने दांडी यात्रा की 1930 में, और ये 1930 का यात्रा नमक टैक्स के विरोध में था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मुर्गी उत्पादन का निर्यात करता है। निर्यात करता मतलब कि बेचने वाला, बाहर भेजने वाला। देखिए दो मतलब वर्ड होता है, एक होता है निर्यात, एक होता है आयात। तो आयात मतलब कि लाने वाला, निर्यात मतलब कि बेचने वाला। तो इनमें से सबसे ज्यादा मुर्गी का निर्यात करता है चीन। चीन जिसकी कैपिटल है बीजिंग और यहाँ की सबसे बड़ी नदी है वांगहो, जिसको हम सारो ऑफ चाइना भी बोलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक सोना किस देश में उत्पादन किया जाता है। कहने का मतलब कि सोना के लिए हम किस देश को जानते हैं सर्वाधिक सोना के लिए, तो ये है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर हमने 50 में से 10 क्वेश्चन को कवर कर दिया है। आपको बता दें कि अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे जाकर आप फ्री में मॉक टेस्ट दे पाएंगे। ये मॉक टेस्ट आपके रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए अपलोड है फिलहाल में, तो आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जो केवल 4 MB का है और आसानी से आप उसे अपने मोबाइल में रख सकते हैं। अगला है कि किसके साथ यहूदी मेनुहीन संबंधित है। किसके साथ, तो ये है वायलिन के साथ, मतलब कि इनका संबंध वायलिन से है। अगला है 12वां कि भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। जैसे कई जगह है, जैसे कि अगर हम बात करें कोलार की जो कर्नाटक में है, या फिर हीरा की खान करें तो मध्य प्रदेश पन्ना में, तो इसी तरह अंकलेश्वर को किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है ये आपको बताना है। यह है पेट्रोलियम। अगला और 13वां क्वेश्चन कि पेस मेकर का संबंध किससे है। पेस मेकर, तो यह है दिल, मतलब कि जो आपका दिल है इसकी धड़कनों को मापता है पेस मेकर। अगला है कि भारत में सबसे अधिक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मतलब कि कई मिट्टी पाई जाती है भारत में, काली, रेगूर, लेटराइट, एलुअली। तो इनमें से कौन ऐसी मिट्टी है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो यह है एलुअली मिट्टी। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट कहते हैं और ये होता है सोडियम का। चलिए इसका रासायनिक सूत्र हमें कमेंट करके बताइए। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं इसे जरूर लाइक कर दें। पीडीएफ भी डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला है कि वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। जैसे वायुमंडल में आप देखेंगे कि 5 मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। तो इनमें से आपको बताना है कि ओजोन की मात्रा सर्वाधिक किस मंडल में पाई जाती है, और यहाँ पे आपके विकल्प हैं। तो ये होता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की मात्रा पाई जाती है और ये जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको धरती पे आने से रोकती हैं। ठीक, ओजोन की जो मात्रा पाई जाती है इसकी एक परत होती है, इस परत को हम मापते हैं डॉप्सन में। डॉप्सन में आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि सोल्डर किसका किसका मिश्र धातु होता है। सोल्डर कहिए या फिर टांका कहिए, तो ये किसका किसका मतलब क्या क्या मिलाकर के सोल्डर बनाया जाता है यही आपको बताना है। तो देखिए सोल्डर के लिए हमें एक तो होता है सीसा, सीसा के साथ हम मिलाते हैं टिन को, तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये मिश्र धातु बन जाएगा। अगला है कि बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है। जैसे जब बेकरी में ब्रेड बनता है तो वहां पे ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाना होता है, इसीलिए उसमें हम ईस्ट का, खमीर का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़े तो 19वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत की श्रृंखला सबसे पुरानी है। 2 क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, सबसे पुरानी कौन है, सबसे न्यू कौन है। तो सबसे न्यू है हिमालय, लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर है अरावली। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे पुरानी, पुरानी है अरावली, न्यू है हिमालय। हिमालय की लंबाई कितनी है, ऊंचाई 8,848 मीटर। हिमालय किस देश में है, तो यह है नेपाल में। अगला है कि खेतड़ी
स्थान राजस्थान के में है तो ये किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी, ठीक, वहां किसका उत्पादन होता है ये आपको बताना है। यहाँ पे होता है तांबा का, तांबा का। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका सती प्रथा उन्मूलन से मुख्य संबंध है? जैसे कि सती प्रथा को किसने बैन कराया ये आपको बताना है। वैसे तो एक भारत के समाज सुधारक हैं जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इन्होंने काम किया था, लेकिन इनके कहने पर किसने किया? 1829 में बैन किया गया और उस समय था लॉर्ड विलियम बेटिक, इसी ने सती प्रथा को बैन किया था। अगला है कि परंपरागत नृत्य जिसका नाम है मोहिनी अट्टनम, यह किस राज्य का नृत्य है? जैसे कि गिद्धा या फिर भांगड़ा पंजाब का है, मोहिनी अट्टनम कहाँ का है? यह है केरल का। बिहू कहाँ का है? तो बिहू है असम का। अगला है कि कोराकोरम हाईवे किसको किसको जोड़ता है? यहाँ पे स्पेस छूट गया है, चलिए यहाँ पे स्पेस आप मान लीजिए। कोराकोरम जो हाईवे है यह किस किस देश को जोड़ता है ये आपको बताना है। देखिए ये जोड़ता है पाकिस्तान और अक्साई चीन को। भारत का जो हिस्सा चीन ने हथिया लिया था उसको हम अक्साई चीन बोलते हैं। अगला है कि जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जैसे हमारे यहाँ लौह पुरुष मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो जर्मनी का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो ये है बिस्मार्क, मतलब कि ऑटोवान बिस्मार्क, इनको जर्मनी का लौह पुरुष भी कहा जाता है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। जर्मनी की राजधानी। आगे बढ़े तो अगला है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? बात हो रही है हर्षवर्धन के समय। बेहद आसान क्वेश्चन है, ये थे वेनसांग जो कि आए थे बौद्धिज्म को पढ़ने के लिए, तो ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आए थे। कई बार पूछा जाता है कि वेनसांग का संबंध किस देश से है, तो यह चीन से था। आगे बढ़े तो अगला है कि ग्रे क्रांति, यह शब्द किससे संबंधित है? ग्रे मतलब कि भूरी क्रांति, तो भूरी क्रांति का क्या मतलब है? जैसे गोल क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति। भूरी क्रांति मतलब कि मछली उद्योग। तो बताइए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? अगर आप हमें इस चैनल पे फॉलो करते होंगे तो हमने आपको बहुत बार बताया है। सही उत्तर है सोयाबीन, जहां पे पाया जाता है लगभग 42% प्रोटीन। इसके अलावा दालों में भी प्रोटीन पाया जाता है या फिर मशरूम में भी सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से आंखों की कौन से दोष को ठीक नहीं किया जा सकता? देखिए मायोपिया है, इसको हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि दूर का नहीं दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि दूर दृष्टि दोष इसको बोलते हैं। इसमें क्या है कि निकट का नहीं दिखता है। तो इन दोनों को लेंस लगा करके हम सही कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको दूर का नहीं दिख रहा है तो हम लगाएंगे अवतल, और अगर हमको नजदीक का नहीं दिख रहा है तो हम लगाएंगे उत्तल। यानी कि हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस, मायोपिया में अवतल लेंस। लेकिन वर्णांधता मतलब कि रंगों का कलर अलग दिखना, तो ये एक ऐसा रोग है जो इसका इलाज नहीं है, आप इसे ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप रेलवे का फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो पहले आप खुद को चेक कर लें कि कहीं आप इसके शिकार तो नहीं। अगर आप इसके शिकार हैं तो आप इसे सही नहीं कर पाएंगे और फाइनली आपको निराशा ही मिलेगी। देखा जाए तो दुनिया में ढेर सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत ऊंचे पद पे हैं लेकिन उनको भी वर्णांधता है। अगला है कि बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों को छूती है? ये छूती है लगभग 5 राज्यों को। लगभग 5 राज्यों को हम सबसे ज्यादा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ ही शेयर करते हैं। अगला है कि नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? किसने पहले नाभिकीय रिएक्टर के बारे में बताया था? तो इनका नाम है एनरियो कोफर्मी। यह है नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता। अगला क्वेश्चन 31वां कि बुकर पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है?
मैन बुकर प्राइज आपने सुना होगा, 50 साल पे गोल्डन भी मिलता है इसमें। तो यह है साहित्य से। साहित्य से अभी तक हमने 31 क्वेश्चन कवर कर दिया है, अब केवल 19 क्वेश्चन आने बाकी हैं। इसलिए जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें और इसे शेयर भी करिए ताकि और भी लोग इस वीडियो से जुड़ पाएं। जो भी लोग इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएंगे। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देखिए, अगर बात कर लें केवल उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर कई सारे पक्षी अभ्यारण्य हैं। तो उसी तरह उत्तर प्रदेश का तो ये नहीं है, लेकिन आपको बताना है कि ये कहाँ का है। तो ये है हरियाणा का। हरियाणा का। अगला है कि काव्य मीमांसा, इसके लेखक कौन है? 2 से 3 सेकंड आपके पास समय है। ये है राजशेखर। राजशेखर। अगला है कि दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। कब किया गया था? 1932 में। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ। उसी के तहत गांधी जी ने अब हरिजनों के लिए काम करना शुरू किया और उन्होंने हरिजन एक पत्रिका भी निकाली और उन्होंने दलितों को हरिजन कहा पहली बार। अगला है कि भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? विकल्प आपके सामने है, आपको अपना उत्तर बताना होगा, ए, बी, सी या फिर डी। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें और इसका पीडीएफ जाके पहले डाउनलोड करिए, वो ऑलरेडी ऐप पे अपलोड है। तो यह है लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला है कि चंबल, बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? आपको हिंट दे दें तो इस नदी के किनारे दिल्ली है, इस नदी के किनारे आगरा है। अब तो आप बता ही सकते हैं, यह है यमुना। यमुना। चलिए एक चीज कमेंट करके बताइए, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ या फिर लखनऊ को बताइए तो ठीक है, नहीं तो अयोध्या को बताइए। जैसे पूछा जाता है वाराणसी तो गंगा नदी के किनारे है, और इस तरह आप बताना है आपको कि अयोध्या किस नदी के किनारे है। अगला है कि बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर को कौन मिलाता है? कौन सी नहर है जो कि इन दोनों को जोड़ती है? ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड लगेगा, कारण ये भी है कि ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यह है किल नहर। किल नहर। अगला है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखा गया है? मतलब किसको ज्यादा मंत्र मिले हैं ऋग्वेद में? तो देखिए, ये है इंद्र। उस समय अगर हम वैदिक टाइम पीरियड की बात करें तो उस समय इंद्र, अग्नि, वरुण यही सब बड़े देवता थे। बाद में जब वैदिक काल के बाद हमने देखा तो यहाँ पे आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जो मतलब रुतबा है, एक तरह से आप कहिए कि प्रचलन है, ये ज्यादा बढ़ गया। अगला है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आसान क्वेश्चन लेकिन बेहतरीन और महत्वपूर्ण। यह है सतलज। सतलज। अगला है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया और वहां पे जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उसको दबाने के लिए ये किया गया था 1905 में। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। बहुत बार पूछा गया है, लॉर्ड कर्जन ने। अगला है कि ग्रीष्मकाल में भारत में वर्षा हेतु उत्तरदायी कारक कौन है? जैसे कि भारत में जो गर्मी के दिनों में बारिश होती है वो किस मानसून से होती है? अगर आपको बताएं तो देखिए, भारत में अगर बारिश होने की बात करें तो 2 तरह के मानसून, एक तो इधर से आता है जो कि अंत में दिल्ली में पहुंचता है, और जो ठंडे के दिनों में बारिश होती है इधर के मानसून से होता है। यहाँ पे पूछा गया ग्रीष्म काल में, तो ये होगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व मानसून के, दक्षिण पश्चिम होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। यहाँ पे देखिए इधर से आ रहा है तो ये दक्षिण और पश्चिम दोनों है। अगला है कि कौन सा विटामिन रक्त को थक्का होने में सहायक करता है? तो ये है के, विटामिन के। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो अगर कहीं कट जाएगा तो वहां पे रक्त का थक्का नहीं जमेगा। अभी तक इस वीडियो में हमने 42 क्वेश्चन कवर कर दिया है। आप इस वीडियो का पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें और उसके लिए आपको वाला ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां पर धीरे धीरे ढेर सारे मॉक टेस्ट अपलोड किए जा रहे हैं। तो अगर उस ऐप को आप अपने मोबाइल में रखते हैं तो आपके लिए
मतलब कि अच्छा ही होगा। अगला है एक 43 नंबर की, रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो ये है आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षाओं में। यह है लंदन। जैसे हमारे यहाँ पूछा जाता है कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज तो गंगा नदी के किनारे, या फिर आगरा तो यमुना नदी के किनारे, तो उसी तरह जो टेम्स है नदी, ये लंदन इसके किनारे स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है कि भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? वसा मतलब कि फैट। गाय और भैंस की अपेक्षा जो भैंस होती है उसमें फैट ज़्यादा होता है, तो ये कितना होता है लगभग में, ये आपको बताना है। ये होता है 7.2%। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंशों का सही कालानुक्रम क्या है? मतलब कि अगर हम दिल्ली की बात करें, और देखिए ये मध्यकालीन इतिहास है पूरा पूरा, तो आपको बताना है कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, मतलब अंत में कौन आया। ये पूरा मध्यकालीन इतिहास है मुगल काल तक। सबसे हम पहले शुरू करते हैं 1106 से 1190 तक। ये थे गुलाम वंश, जिनको दास वंश भी कहा जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, बस ये सही होगा या फिर ये सही होगा। इसके बाद 1190 से 1230 तक खिलजी वंश, यानी कि अब यहाँ तो सैयद है, यानी कि ये भी गलत हो गया, बचा बस एक ही और यही आपका सही उत्तर होगा। खिलजी के बाद 1225 या फिर 30 के करीब करीब से उसके बाद तुगलक आए, उसके बाद सैयद आए, उसके बाद लोधी आए, और लोधी के बाद जाकर के मुगल काल की शुरुआत होती है 1526 में। अगला है कि ऑल इंडिया किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह आपको बताना है। किसान सभा जो हुआ ऑल इंडिया, तो इसका अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, प्रसिद्ध है चिकनकारी के लिए। देश का पहला पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? पूरे देश का पहला, ये नोएडा में होगा, और नोएडा है उत्तर प्रदेश में, यानी कि आपका सही ऑप्शन नंबर पहला। अगला है कि मानव शरीर का कौन सा अंग लस्सी कोशिकाएं बनाती हैं? यह है दीर्घ अस्थि, दीर्घ अस्थि। अगला और अंतिम क्वेश्चन कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा, तो ये कहा जाता है भाग 3 को। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या होता है? तो पंचायती राज के बारे में अगर आपको बताएं तो ये 3 स्तर पे पाया जाता है, 3 लेयर होता है। पहला जिला पंचायत, दूसरा ब्लॉक पंचायत, और तीसरा ग्राम पंचायत। तो सबसे बड़ा है जिला पंचायत, उसके बाद ब्लॉक पंचायत, और सबसे छोटा है ग्राम पंचायत, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। अगला है कि किसमें लगभग 100 गुफाएं हैं? तो ये है कन्हेरी की गुफा, यहाँ पे लगभग 100 गुफाएं हैं कन्हेरी की गुफा में। अगला है कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त कर दिया गया? यहाँ पे आपके विकल्प है, आपको 2 सेकंड का समय मिलता है, अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। यह है 1858। 1858 में हुआ क्या था कि जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि अब यहाँ पे कंपनी को रूल करने देना ठीक नहीं है, क्योंकि कंपनी अत्याचार कर रही थी, ये अंग्रेजों को भी पता था। तब जाके जो कंपनी का अधिनियम था उसे समाप्त कर दिया गया, और भारत को सीधे ब्रिटेन के संसद के अंडर में ले लिया गया। मतलब कि भारत के लिए जो भी कानून बनेगा सीधे पार्लियामेंट, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बनेगा। अगला है कि सतह से सतह पर मार करने वाला उपग्रह कौन सा है? उपग्रह मतलब कि अस्त्र कौन सा है इसमें से? सतह से सतह पर, तो ये है पृथ्वी, पृथ्वी। अगला है खंबात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? तो जो खंबात की खाड़ी है ये कच्छ के रण और जामनगर के बीच में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर कहने का ये मतलब है कि जो नाभिकीय विखंडन होता है इसकी प्रक्रिया को कंट्रोल करे, क्योंकि आप देखेंगे कि नाभिकीय विखंडन का मतलब कि यहाँ पे एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि लगातार बढ़ती है, उसे कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है।
मतलब यहाँ पे जो न्यूट्रॉन अधिक होते हैं इनको कंट्रोल किया जाता है, तो यहाँ पे ट्रिगर का काम करेगा न्यूट्रॉन। अगला है कि लगातार फार्मूला 1 रेस 6 बार जीतने वाला व्यक्ति कौन सा है इनमें से। तो इनका नाम है माइकल शुमाकर। ये जो फार्मूला रेस होता है इसको 6 बार लगातार जीतने वाले व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। जब शरीर में कैंसर होता है तो यह अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है, ल्यूकेमिया को। अगला है कि निम्न में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। कौन ऐसी बीमारी है जो कि विषाणु के द्वारा होती है। तो इनमें से वो बीमारी है पोलियो। पोलियो जो कि अब भारत में पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अगला है कि भारतीय आत्मा निम्नलिखित कवियों में से किसको कहा गया। ये कहा गया माखनलाल चतुर्वेदी को, माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला क्वेश्चन है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है और कई बार ये आपके परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो पुरंदर शब्द प्रयोग किया गया है भगवान इंद्र के लिए, इंद्र के लिए। अगला है कि भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज कहाँ पे हुई थी। भारत में तो यह है डिगबोई, डिगबोई में। अगला है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है। तो देखिए हमारे यहाँ जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, खत्म होता है 31 मार्च को। यानी कि आप बजट में देखेंगे जो भी नए प्रावधान लागू किए जाते हैं वो भले ही बजट इस समय आपको 1 फरवरी को देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें जो सारे रूल्स होते हैं 1 अप्रैल को लागू होते हैं। यानी कि सही उत्तर होगा 1 अप्रैल। अगला है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना, जो आज भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनसंघ का एक मतलब बदला हुआ रूप है। तो सबसे पहले भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। अगला है कि कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस दिसंबर में मनाया जाता है और यह है 11 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं 2 दिसंबर को। एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को। अगला है कि किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा भी जा चुका है। तो ये है वांग हो, वांग हो। ये इस नदी को चीन का दुख कहते हैं। और देखिए ये चीन की ही नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी है, पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी है वांग हो। अगला है कि 1 बैरल में कितना लीटर होता है। जैसे भारत सरकार जब भी कोई तेल खरीदती है विदेश से तो वहां पे वो बैरल में काउंट होता है। तो 1 बैरल में कितना लीटर होता है ये आपको बताना है। आपके पास 2 सेकंड रह रहा है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। ये होता है लगभग 159 लीटर। आगे बढ़े तो अगला है कि प्रथम बार भारत में आईएएस की परीक्षा कब शुरू की गई। तो ये शुरू की गई 1950 में। देखिए इससे पहले अंग्रेजों के टाइम पीरियड में सिविल सर्विस शुरू किया गया था, लेकिन जब यहाँ पे आईएएस कहा जाएगा तो ये जब इसको नाम दिया गया तब ये था 1950। अगला है कि अद्वैत का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। इनका नाम था श्री शंकराचार्य, श्री शंकराचार्य। अगला और 20वां क्वेश्चन कि रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में डाला गया। ये सासाराम पे रूल करते थे और इनका नाम था शेर शाह सूरी। सासाराम यानी कि बिहार। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि भारत का महान विधि निर्माता किसको कहा जाता है। महान विधि निर्माता कहा जाता है मनु को, लेकिन अगर संविधान निर्माता पूछ लिया होता तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध से नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध से नहीं, क्रीमियन विश्व युद्ध से संबंधित है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम। अगला है कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस वर्ष हुई। आसान क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण भी है।
तो ये हुआ था 1919 में। डेट था 13 अप्रैल का। कहाँ पे हुआ था? तो जलियांवाला बाग। कहाँ पे? तो अमृतसर, पंजाब में। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। एक तरफ था बाबर, एक तरफ कौन था ये आपको बताना है। एक तरफ था इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। अगला है कि रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में है तथा यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर की अगर बात करें तो यह राजस्थान में है, लेकिन प्रसिद्ध है बब्बर शेर के लिए। बब्बर शेर के लिए। अगला है कि विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन सी है? सबसे ऊंची भी हो और मुक्त रूप से खड़ी हो। तो यह है CN टावर। यह है CN टावर। अगला है कि बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जैसे कि अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, हमारे यहाँ भारत की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद बोलते हैं। बांग्लादेश की संसद को क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। इसे बोलते हैं जातीय संसद। जातीय संसद। अगला है कि बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? बांग्लादेश पाकिस्तान से कटकर बना, लेकिन कब ये आपको बताना है। ये बना सन 1971 में। सन 1971 में। अगला है कि महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर। तो ये थे क्षत्रिय राज घराने में। अगला है कि मानसून का कारण क्या होता है? जो मानसून आपको देखने को मिलता है जिससे कि बारिश होती है, इसका कारण क्या होता है ये आप हमें कमेंट करके बताएं। तो जो हवाओं का मौसमी उत्क्रमण होता है ये होता है मानसून का कारण। अगला है कि फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते थे? फैजी का नाम आपने सुना होगा। तो ये रहते थे सम्राट अकबर के दरबार में। सम्राट अकबर के दरबार में। अगला है कि रोम किस नदी के किनारे स्थित है? अभी तक हमने 30 क्वेश्चन कवर कर दिया है, 31 क्वेश्चन कवर कर दिया है। आप अपना क्वेश्चन काउंट करते रहिए। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके आप बता सकते हैं कि 50 में से आपका कितना सही था। तो रोम है टाइबर नदी के किनारे। रोम। जैसे कि अगर लंदन किस नदी के किनारे है तो टेम्स। और कानपुर गंगा। दिल्ली किस नदी के किनारे है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। दिल्ली। अगला है कि सिखवाद यानी कि सिखजम का प्रवर्तन कब हुआ था? ये हुआ था लगभग 1500 ईस्वी में। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना है? यह है 1/81। 1/81 पृथ्वी के सापेक्ष या अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान। अगला है कि सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? जैसे हमारे यहाँ थार का मरुस्थल है, उसी तरह सहारा का मरुस्थल कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो यह है उत्तरी अफ्रीका में। उत्तरी अफ्रीका में। भारत में अगर सबसे बड़ा मरुस्थल देखा जाए तो राजस्थान में थार का मरुस्थल। अगला है कि किस मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था ये आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। आपको बता दें कि 1526 में ये भारत आया। लगातार 26, 27, 28 और 29 4 युद्ध लड़े, चारों जीता और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। ये था बाबर। अगला है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर है? कहाँ है कालाहारी? तो यह है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। अगला है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? ये एक मेडिकल संस्था है जिसको कई बार नोबेल भी मिल चुका है। तो इसके संस्थापक का नाम है ड्यूरांट यानी कि JH ड्यूरांट। अगला है कि 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 100 साल का युद्ध लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस कहाँ स्थित है? सेल्सियस।
तो ये है अटार्कटिका में, अटलांटिका महासागर में है सेल्सियस। अगला और 41वां क्वेश्चन कि सबसे लवणीय सागर कौन सा है, सबसे ज्यादा लवणीय, जिसको हम डेड सी भी बोलते हैं, यानी कि मृत सागर, डेड सी। अगला क्वेश्चन है खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष दिया जाना शुरू किया गया। देखिए, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है ये हमेशा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। जो अर्जुन पुरस्कार है हमेशा एक प्लेयर को मिलता है। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ ये था सन 1985। अगला है कि सूर्य प्रकाश कितने मिनट में धरती पर पहुंचता है। सिंपल क्वेश्चन, तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। ये पहुंचता है लगभग 8.3 मिनट में। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो इनका नाम है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो कि हमारे यहाँ हरित क्रांति के जनक भी हैं। इंडिया में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगला है कि प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत तो इसके लिए 1925 में शुरू किया गया, लेकिन शुरुआत की गई 1929 में। यहाँ पे इसका काम शुरू किया गया, लेकिन ये चलने लगी 1929 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा गया है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यह है कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने लिखा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अगला है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान, तो यह है देहरादून में, देहरादून में। अगला है कि सांची किसकी कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची के स्तूप के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये किस धर्म से संबंधित है यही आपको बताना है। यह है बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से। अगला है कि स्पॉन्डिलाइटिस यह एक रोग है, यह आपके शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये प्रभावित करता है मेरुदंड को, शरीर के जो मेरुदंड होता है उसको ये रोग प्रभावित करता है। अगला है कि जय जवान जय किसान यह कथन किसने दिया। जय जवान जय किसान ये कहा गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है। ये प्रधानमंत्री मोदी बनने, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब इन्होंने जो सबसे बड़ा मिशन शुरू किया ये था स्वच्छ मिशन, जो कि 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन शुरू किया गया था। आपको बताना है कि स्वच्छ भारत मिशन का एम क्या है। विकल्पों को देखें तो पहला है स्वच्छ भारत उपकर उगाही और राजस्व अर्जित करने के लिए, सेलिब्रिटी के सड़क पर उतरकर सफाई करने के लिए, स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने के लिए, अपशिष्ट पदार्थ निपटान के लिए। तो इसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने के लिए। अगला है कि पुराने अवशेषों से कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है। ऑप्शन है पेट्रोलियम, कोयला, धातु या फिर ए और बी दोनों। सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। जो भी पेट्रोलियम या फिर कोयला मिलता है हमें ये जीवाश्म से ही बना होता है। अगला है कि जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने उस समय निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना। देखिए, जब 1947 में जब बंटवारा हो गया और भारत और पाकिस्तान जब 2 मुल्क बन गए तो सबसे पहले भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनको बनाया गया था, ये लॉर्ड माउंटबेटन थे जो कि एक ब्रिटिश व्यक्ति थे। लेकिन इंडिया में तो ये बने, लेकिन पाकिस्तान में कौन बना यही पूछा गया है, तो पाकिस्तान में बनाए गए M.A. जिन्ना। अगला है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए, हमारे यहाँ इस समय 18 रेलवे के जोन है और सबका एक एक मुख्यालय होता है। जैसे कि कोई मुख्यालय गोरखपुर है, इलाहाबाद है, इस तरह कई सारे मुख्यालय हैं। तो आपको बताना है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय। उत्तर मध्य मतलब कि इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये दिया गया था न्यूटन के द्वारा, सर आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे आप विकल्प में देखेंगे तो आपको 2 न्यूटन दिख रहा है।
एक है चार्ल्स न्यूटन, दूसरा है आइजक न्यूटन, लेकिन ये सर आइजक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी की थियरी दी गई थी। अगला है कि विश्व कप 2019 की मेजबानी कौन किया है। अभी अभी खत्म हुआ है 2019 का विश्व कप, क्रिकेट की बात की जा रही है। तो इसका मेजबान देश कौन था, मेजबान मतलब कहाँ पे हुआ। इंग्लैंड में तो हुआ था, वेल्स में भी हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में नहीं हुआ था। यानी कि अगर आप देखेंगे तो सही उत्तर होगा इंग्लैंड एंड वेल्स। चलिए कमेंट करके बताइए उप विजेता टीम कौन है। विजेता टीम तो इंग्लैंड थी, लेकिन आपको बताना है कि उप विजेता टीम कौन है, कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि मानव शरीर के किस भाग में पित्त रस उत्पन्न होता है। जो शरीर में पित्त होता है कहाँ से निकलता है, यही आपको बताना है। ये निकलता है यकृत से। अगला है कि किस शहर को निजामों का शहर कहा जाता है। जैसे नवाबों का शहर लखनऊ और निजामों का शहर है हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम के बारे में आपने सुना होगा, तो निजामों का शहर बोला जाता है हैदराबाद को। आगे बढ़े तो अगला है कि बिहार में एक बच्चे के जन्म समारोह के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। आप इसमें से देखेंगे तो 3 विकल्प ऐसे हैं जो कि बिहार में होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मतलब ये पूछा गया है कि बच्चे के जन्म समारोह पर। ये होता है सोहर। सोहर खिलौना नृत्य होता है बच्चे के जन्म समारोह पर। अगला है कि जिराफ किस महाद्वीप का जीव है। जिराफ, सबसे ऊंचा जिराफ, तो ये किस महाद्वीप में पाया जाता है, ये आपको बताना है। देखा जाए तो महाद्वीपों की संख्या 5 है, लेकिन जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन जिराफ पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। अगला है कि किसी गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। आपको उसके वाष्प दाब के हिसाब से बताना होगा। तो ये होता है उसके वाष्प दाब से दोगुना। मतलब किसी भी गैस का आणविक द्रव्यमान उसके वाष्प दाब के दोगुना होता है। आगे बढ़े उससे पहले आशा है अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसका टेस्ट भी दे पाएंगे। अगला है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यूएनओ तो ये है अमेरिका में, और अमेरिका का इसमें ऑप्शन देखेंगे तो 2 है, लेकिन यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। अगला है कि मोबाइल की सहायता से किस सेवा का प्रयोग करके धन हस्तांतरण किया जा सकता है, मतलब कि भेजा जा सकता है एक हाथ से दूसरे हाथ में। मोबाइल से हम भेज सकते हैं, लेकिन वो कौन सी सेवा है जो कि इन विकल्पों में दिया गया है, ये है IMPS। देखिए एनईएफटी की बात करें तो ये बैंकों से होता है, लेकिन IMPS है मोबाइल सर्विस रिलेटेड। अगला है कि गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या फिर समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। न्यूटन के 3 नियम होते हैं, आपने सुना होगा। उसमें से पहला नियम क्या है, वो है जड़त्व का नियम। मतलब कि कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, तब तक कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था को ना बदला जाए। अगला है कि जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। जो लोग इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और इसका टेस्ट जरूर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे हम कहते हैं त्रिकोरकी। त्रिकोरकी, जिन प्राणियों में 3 भ्रूणीय स्तर की कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको हम त्रिकोरकी बोलते हैं। अगला है कि केरल में एक गेम होता है, एक चीज है जिसको हम कुट्टौड़ बोलते हैं या फिर कुट्टनू। आपको बताना है कि यह किसके लिए प्रसिद्ध है। एक एरिया का नाम है वहां पे केरल में, कुट्टौड़। तो ये कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, भारत में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ये केरल में है। नाम याद रखिए, नाम है कुट्टौड़। आगे बढ़े तो अगला है कि शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन गलत है।
तो विश्व पर्यावरण दिवस बिल्कुल सही है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस बिल्कुल सही है। 22 मार्च विश्व जल दिवस, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में पूछा था कि कौन गलत है, यानी कि जब 3 सही है तो चौथा ऑटोमेटिक गलत होगा। ये 22 मई नहीं होता है, ये मार्च में होता है, गौरैया डे। अगला है कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब विद्युत के द्वारा अगर किसी धातु की परत पर कोई किसी पदार्थ को उस पे मतलब लगा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं विद्युत लेपन। विद्युत लेपन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा था कि विदेशी कपड़ों का विनाश ही ब्रिटिश लोगों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। मतलब जब अंग्रेजों का विरोध होने लगा तो विरोध का एक तरीका ये भी था कि जो कपड़े ब्रिटिश बना रही है उनको आप प्रयोग में मत लीजिए, क्यों ना हम अपने कपड़े खुद बनाए, धागा काटे। तो धागा काटने से आपको पता चल जाएगा कि ये गाना है महात्मा गांधी का, जो कि 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत में वापस आए थे। आगे बढ़े तो अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसके द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है। मतलब कौन दे सकता है। देखिए, देखा जाए तो अगर हम लोकसभा और राज्यसभा को देखें तो सबसे ज्यादा पावर वैसे लोकसभा को ही होता है, लेकिन जब बात हो भारत के उपराष्ट्रपति की तो इसमें पावर मिलता है राज्यसभा को। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं ये होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। तो अगला क्वेश्चन है कि इस्लामिक सहयोग संगठन, जिसको हम IOC बोलते हैं, इसके विदेश मंत्री परिषद का 46वां सत्र किस शहर में आयोजित किया गया था। तो ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है और आपको बता दें कि ये हुआ था अबू धाबी में। अबू धाबी में। अगला है कि खानवा की लड़ाई कहाँ पे लड़ी गई थी, किस स्टेट में। देखिए, बाबर ने लड़ा था, पानीपत के बाद खानवा हुआ था 1527 में, ये हुआ था राजस्थान में। राजस्थान में। मानव रक्त के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर कहने का मतलब है कि ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। तो ऐसा है केवल एक ही, जिसको हम बोलते हैं O, और A भी ऐसा एक समूह है जो किसी से ब्लड ले सकता है। ब्लास्टिंग पेपर किसके कारण स्याही अवशोषित करता है। ब्लास्टिंग पेपर। ब्लास्टिंग पेपर के बारे में आपने सुना होगा, ये स्याही को अवशोषित करता है और उसका कारण होता है केशिका क्रिया। आगे बढ़ें उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, पीडीएफ डाउनलोड करें, टेस्ट दें, और इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द्रव में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है। तो देखिए, द्रव में जो ध्वनि का वेग है घनत्व पे तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन ये द्रव की लोच पर भी डिपेंड करता है, यानी कि सही ऑप्शन होगा विकल्प नंबर C। अगला है कि फिलीपींस की मुद्रा क्या है। जैसे हमारे यहाँ का रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया है, श्रीलंका का श्रीलंकाई रुपया है, तो उसी तरह फिलीपींस की जो मुद्रा है वो है पेसो। पेसो। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक यानी कि चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों के कारण है। किसके कारण होता है ये आपको बताना है। ये होता है विषाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण नील आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने नील खेतिहरों के सपोर्ट में इसको शुरू किया, और कहाँ शुरू किया गया था ये आपको बताना है। ये हुआ था बिहार में। बिहार में। अगला है कि यहाँ पे एक अनुक्रम दिया गया है और उसमें एक पद लुप्त है, आपको बताना है कि यहाँ पे आगे क्या होगा। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। अब आपको बताना है कि क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे भरा जाएगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी यहाँ पे नाम दिया गया है सभी किसी न किसी महाद्वीप का नाम है। विकल्प में अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके बाकी तीनों देशों के नाम है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला है कि द गुड अर्थ यह किसने लिखा था। बुक्स एंड ऑथर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये लिखा गया था पर्ल एस बक के द्वारा।
अगला है कि बैरक जोन जैकब बेrzelius ने किसकी खोज की थी? बेrzelius के बारे में आपने सुना होगा। इन्होंने खोज की थी उत्प्रेरण की, मतलब किसी भी क्रिया को बढ़ा दे घटा दे लेकिन खुद उस क्रिया में भाग ना ले, उसको हम उत्प्रेरण कहते हैं। अगला है कि एक बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरावट निम्न में से किसका संकेत देता है? जैसे बैरोमीटर में पारा होता है और इससे हम मौसम को पता करते हैं। जैसे अगर वहां पे पारा अचानक गिर रहा है तो इसका मतलब क्या होने वाला है? तो इसका मतलब कि तूफान आने वाला है, तूफानी मौसम। अगला है कि अरेबिका किसकी किस्म है? जैसे कि गेहूं की, चाय की, कॉफी की, गन्ना की, सबकी अलग अलग किस्म होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अरेबिका किसकी किस्म का नाम है। ये होता है कॉफी का किस्म, कॉफी का। अगला है कि उभयचर और सरीसृपों में हृदय के बारे में बताइए। जो उभयचर है और सरीसृप है, इनका जो हृदय है उसमें कितने कक्ष होते हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो इनमें होते हैं 3 कक्ष, 3 कक्ष। आगे बढ़े तो अगला है बेहतरीन क्वेश्चन कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। उस समय ये जो नारा था ये किसने दिया? बहुत सारे लोगों का उत्तर महात्मा गांधी होगा, लेकिन बिल्कुल गलत। ये दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। अगला है सी Cl और CO, यह रासायनिक प्रतीक है। आपको बताना है कि इनके हिसाब से इनका पूरा नाम इनमें से कौन है, क्रम से। बताइए कमेंट करके, 5 सेकेंड है आपके पास। देखिए Ca मतलब कि कैल्शियम, C मतलब कि कार्बन, क्लोरीन और कोबाल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि हर्षचरित के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन, महत्वपूर्ण भी है, कई बार पूछा गया है। ये है बाणभट्ट। देखिए अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे जाकर इस तरह जो भी क्वेश्चन होगा उसका टेस्ट दे सकते हैं, तो वहां पे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगला है कि पृथ्वी की आयु का अंदाजा किससे लगाया जा सकता है? देखिए अगर बात करें हम कार्बन डेटिंग की और यूरेनियम डेटिंग की, तो दोनों से उम्र का पता लगाया जाता है। लेकिन कार्बन डेटिंग कुछ सालों की, जैसे कि 500, 2000, 3000 सालों के पता लगा सकता है। लेकिन यूरेनियम डेटिंग को हम यूज करके लाखों सालों पहले की उम्र का पता लगा सकते हैं। सही उत्तर होगा यूरेनियम डेटिंग, क्योंकि बात की गई है पृथ्वी की आयु। वायु प्रदूषण का स्तर मध्यम माना जाता है यदि वायु की गुणवत्ता का सूचकांक कितने से कितने के बीच हो। देखिए 0 से 50 होगा मतलब कि निम्न है, लेकिन अगर 51 से 100 है तो इसका मतलब कि ये मध्यम है, और क्वेश्चन में भी मध्यम ही पूछा गया था। अगला है कि भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? भोपाल में 1984 में त्रासदी हुई थी। MIC ये गैस था, मेथिल आइसो, बताइए इसका मतलब क्या है? साइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड ये गैस थी। आगे बढ़े तो अगला है कि क्रिकेट के खेल में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग होता है? जैसे लव, टी, पेनाल्टी, स्ट्रोक, नो बॉल। आसान क्वेश्चन है, यह है नो बॉल, नो बॉल। पानी की कठोरता इसलिए है क्योंकि इसमें क्या शामिल होता है? पानी कठोर होता है क्यों, यही आपसे पूछा गया है। ये होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के कारण। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अव्यवस्थित शब्द एक कंदमूल नहीं है? अव्यवस्थित है, कंदमूल नहीं है, तो यह है फिंगर लेडी, फिंगर लेडी। अगला है कि घूर्णन गति के कौन कौन से 2 प्रकार हैं? घूर्णन गति के 2 प्रकार बताना है आपको कि इनमें से कौन कौन है। तो यह है स्पिन और कक्षीय, स्पिन और कक्षीय गति। गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? पंजा साहिब ये है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद।
रेल वायर वाईफाई चोन किस इकाई की एक पहल है? मतलब कि जो रेल वायर वाईफाई आता है यह किसके द्वारा दिया गया है? तो यह है रेल टेल के द्वारा, रेल टेल के द्वारा। आगे बढ़े तो अगला है बुक्स एंड आथर से क्वेश्चन कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन। ये है विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। क्या अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक किया है? अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपने इन क्वेश्चनों में से कितना क्वेश्चन सही किया, आपको ये वीडियो कैसी लगी। ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। अगला है कि तैराकी करते समय गति का कौन सा नियम लागू होता है? जब हम तैरते हैं तो उस समय होता है क्रिया प्रतिक्रिया, और क्रिया प्रतिक्रिया कौन सा है? गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम, गति का पहला नियम है जड़त्व और दूसरा होता है F बराबर है ma, तीसरा होता है क्रिया प्रतिक्रिया। अगला है कि अपशिष्ट यानी कि स्लेज जल क्या है? इनमें से किसको हम अपशिष्ट या फिर स्लेज जल कहेंगे? तो रसोई से निकलने वाले जल को हम अपशिष्ट या फिर स्लेज जल कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि महाभारत के लेखक कौन है? शानदार क्वेश्चन है। महाभारत की रचना की गई थी वेद व्यास के द्वारा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।